जय हिंद दोस्तों। हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 3 को, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, उसे देख रहे थे। जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। आज उसका दूसरा पार्ट टाइफाइड से होगा। इसके पहले हमने 6 रोग यानी टीबी का तक कर लिया था पूरा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइफाइड से, टाइफाइड रोग से। तो टाइफाइड रोग, यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चा फल, सब्जी के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है। आगे है, यह रोग बच्चों को प्रायः होता है। टाइफाइड रोग बच्चों को प्रायः होता है। इस बीमारी का प्रारंभ लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार। टाइफाइड बुखार संक्रामक व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है। टाइफाइड बुखार संक्रामक व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद TAB टीका लगवानी चाहिए। अब आगे देखते हैं न्यूमोनिया देखते हैं। न्यूमोनिया को देख लेंगे। इस रोग को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है न्यूमोनिया। इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायु कोष्ठ का तरल सूख जाता है। निमोनिया में फेफड़ा में स्थित वायु कोष्ठ का तरल सूख जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। आगे है ज्वर, खांसी, सिर दर्द। इसका लक्षण देख लेंगे। ज्वर, खांसी, सिर दर्द इस रोग के सामान्य लक्षण है। अब अगला पॉइंट है हैजा कोलेरा। यह विब्रियो कोलेडी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। हैजा विब्रियो कोलेडी नामक जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, जिससे रोगी को बार बार पानी जैसा पखाना, दस्त, उल्टी होने लगता है। इस रोग से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। अगला है एंथ्रेक्स के बारे में देख लेते हैं। एंथ्रेक्स यह बेसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु, गाय, भैंस, बकरी को होता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने से मनुष्य को भी हो जाता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण इस एंथ्रेक्स जीवाणु के संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण देख लेंगे। सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी आदि। अब 7 नंबर में देखेंगे मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला अन्य रोग। जीवाणुजनित रोग को देख लेंगे। जीवाणुजनित रोग में डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोढ़। डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोढ़, ये सभी जीवाणुजनित रोग है। अब आगे है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो यह दिया था रॉबर्ट कोच ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था रॉबर्ट कोच ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्म जीव मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाया। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाया, इसे प्रमाणित किया था। रॉबर्ट कोच का यह मत जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाया। अब आगे है प्रोटिस्टा जगत, प्रमुख सूक्ष्म जीव। प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्मजीव में प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक कोशिका का बना होता है। इस जगत के जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सीलिया, फ्लैजेला तथा कूटपाद पाए जाते हैं। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोकैरियोटिक आते हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें प्रोटिस्टा जगत में पहला है यूग्लिना को देख लेते हैं। यह एक कोशिकीय मुक्त जीवी जीव है। यूग्लिना एक कोशिकीय मुक्त जीवी जीव है। इसमें प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजेला पाए जाते हैं। यूग्लिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। यूग्लिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। इसमें पौधों के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसे यह प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ है। यूग्लिना प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसे पौधा तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। यूग्लिना को पौधे तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। आगे है यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब पैरामीशियम को देख लेंगे। यह चप्पल के आकार का होता है। यह एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जिसमें सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है। पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है। इस प्रोटोजोआ का आकार चप्पल से मिलता है, जिसके कारण इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं। अब आगे है प्लाज्मोडियम देख सकते हैं। यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम को
प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक होस्ट की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है, दूसरा पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही मलेरिया फैलता है। आगे है, यह प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। इसके जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती है। जब यह मनुष्य के रक्त में के आरबीसी में मेरोजोइट अवस्था में आता है, तब आरबीसी के हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। आगे है, मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी, प्लीहा का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। इस रोग हेतु कोई टीका नहीं है। मलेरिया के रोग हेतु कोई टीका नहीं है। इस रोग की मशहूर दवा कुनेन जैसे सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया की दवा कुनेन जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अंटोमिसिया नामक पौधे से अर्थिथिर नामक पदार्थ निकाला, जो कुनेन के तरह ही प्रभावी है। इस रोग का नाम मैकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया। CLA लेवेराइन नामक फ्रांसिस डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। इसके लिए लेवेरॉन को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सर रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है। रोनाल्ड रॉस की इस कार्य हेतु 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं लिस्मेनिया डोनोवानी। इस प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण मनुष्य में कालाजार होता है। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी के द्वारा होता है। बालू मक्खी नम मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहते हैं। यह मक्खी कम रोशनी वाले जगह पर ही रहते हैं। कालाजार के मुख्य लक्षण हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बुखार, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, भूख न लगना। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। आगे है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाते हैं। इस रोग को ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमेसिस रोग भी कहते हैं। ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमेसिस रोग। ट्राइपैनोसोमेसिस प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा पहुंचता है। प्रारंभिक लक्षण देखने पर भी इसका उपचार नहीं हुआ तो यह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है। तब यह रोग जानलेवा साबित हो जाता है। आगे है 6 नंबर में एंटअमीबा जिनजिवेलिस। यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। एंटअमीबा जिनजिवेलिस के द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग से दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाते हैं। यह दांतों का सामान्य रोग है जिसका उपचार आसानी से हो जाता है। एंटअमीबा हिस्टोलिका। यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबा पेचिस रोग होता है। अब आगे देखते हैं, यह प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलने लगता है। यह पेचिस रोग का सामान्य लक्षण है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। यह रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि है। अब है एंटअमीबा कोलाई। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलेन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाती है। यह प्रोटोजोआ कोलेन में पहुंचे अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है। अब आगे है अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भूमि में पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद होते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद जिसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में करता है। आगे देखेंगे, अमीबा का आकार निश्चित नहीं रहता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति सेलवाल नहीं होता है। प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक है। अब कवक जगत देखेंगे, फंगी किंगडम में इस जगत में बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है जिसमें कोशिका भित्ति तो हैं परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही
माना गया है। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की न बनकर काइटिन की बनी होती है। इसमें जीवों की तरह ग्लाइकोजेन संचित भोजन के रूप में जमा रहता है। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय हैं। कुछ कवक एक कोशिकीय भी हैं। ईस्ट कोशिका कवक है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। ये हर जगह तथा सभी परिस्थिति में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं, जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोटिकोल्स कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोटिकोल्स, गोबर पर उगने वाले कवक को कैप्रोकिलस और चट्टान पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल समान होती है। कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल के समान होती है। इस जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल में तंतु के समान संरचना निकलती है, जिसे हाइफा कहते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। प्रमुख लाभदायक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। रोमेरिया कलेवेसिया एगेरिकस कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम को खाद्य छत्रक भी कहा जाता है। ईस्ट कवक की प्रजाति सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। एक बार फिर से, ईस्ट कवक की प्रजाति सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया कवक को अर्गो प्राप्त होता है। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया कवक से अर्गो प्राप्त होता है, जिससे नशीले ड्रग तैयार होते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलिया नेटेटम के कवक से हुआ था। कवक परिस्थिति तंत्र में अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। अब आगे देखते हैं प्रमुख हानिकारक कवक में देख लेंगे। इसमें है पहले कवक, एक नंबर में कवक ऐसे एल्फाटॉक्सिन विष स्रावित होता है जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से विभ्रमी पदार्थ LSD, लैसरिक एसिड, डायथैलमिड प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर में कवक में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है। कवक द्वारा पौधे में होने वाला रोग को देखेंगे। आलू का लेट ब्लाइंड रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सार्कोस्पोरा पर्सिनेटा कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, चने का बिल्ट रोग, बाजरे का अड़गट रोग, धान का प्रध्वंस रोग। उसके बाद है आगे आलू का अंगमारी रोग, अंगूर का पाउडरी मिल्ट्यू और गेहूं का लाल रस्ट और सरसों का सफ़ेद कीट रोग। इसके बाद आगे है कवक मनुष्य में कई रोग को फैलाते हैं। इसमें हो जाएगा पहला एथलीट फूट, यह हो जाएगा ट्राइकोफाइटस कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटॉन कवक के कारण होता है। खाज, यह सरकोप्टस एस्केवी कवक के कारण होता है। दाद ट्राइकोफाइटॉन कवक के कारण होता है। गंजापट टीनिया कैपेटिस कवक के कारण होता है। एस्परजिलियस या फेफड़ा रोग है। इसके साथ ही अध्याय 3 चैप्टर 3 का जो है पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सब्जेक्टिव करवा दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोग इसे 1-2 बार देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। इसके बाद मैं इसका सब ऑब्जेक्टिव भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसमें लगभग 300 से ऊपर ऑब्जेक्टिव है। इसे मैं 2 पार्ट में करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे देखेंगे 1-2 बार। धन्यवाद।